नमस्कार बच्चों। आज हम फर्स्ट लेसन है दूसरी बुक का, 7th क्लास। जो पहले वाली बुक थी वो एनसीईआरटी की थी। अब जो लगाई गई है स्कूल में प्राची की बुक है, एसएसटी की प्राची की बुक है। तो उसका फर्स्ट लेसन है ये लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? पहला ही क्वेश्चन बनता है इसमें। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा शासन जो जनता द्वारा जनता के लिए चुना जाता है, अर्थात जो प्रतिनिधि जनता द्वारा अपनी वोटों के माध्यम से चुने जाते हैं और वो जनता के हित के कार्य करके उनके ऊपर शासन करते हैं। इस प्रकार जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले तो ये देखो आप, लोकतंत्र के सिवाय 3 तरह का शासन होता है: राजतंत्र, तानाशाह और लोकतंत्र और सैनिक शासन। लोकतंत्र में मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। अब है राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर एक ही परिवार का, जो राज परिवार है, किसी देश पर या किसी क्षेत्र विशेष पर एक व्यक्ति का या एक परिवार का शासन हो, उसे राजतंत्र कहते हैं। तानाशाह, तानाशाह वो होता है जो अपनी किसी लोकतंत्र को ना माने या राजतंत्र को ना माने और बल्कि जनता के ऊपर ज़बरदस्ती उनके ऊपर शासन करे, उनको अपने कानून से, बेतुके कानून से, कानूनों से या आदेशों से, कानून तो नहीं बोलेंगे, आदेशों से उन लोगों को वो परेशान करे और उनके ऊपर वो शासन करे। अब लोकतंत्र के बारे में जैसे बुक के अंदर दिया है वो पढ़ेंगे। अब साधारण शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है आम जनता के शासन से है। लोकतंत्र जैसे शाब्दिक अर्थ ही बनता है। लोक का मतलब, लोकतंत्र का मतलब शासन, लोगों का शासन। सरकार की वह व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि क्या होता है? जो जनता द्वारा अपने किसी क्षेत्र विशेष से या चुनकर भेजे जाने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बोलते हैं लोगों द्वारा। जनता ही सर्वोच्च है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति या संस्था उससे ऊपर नहीं है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सरकार को या उस प्रतिनिधि को बदल सकती है। जनता ही सरकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति देती है। जनता सरकार की वह शक्ति चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मतदाता के रूप में मत देकर प्रदान करती है। वस्तुतः आम जनता ही किसी व्यक्ति विशेष या प्रतिनिधियों को अपना मत देकर चुनती है। यही चयनित प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कि जिन लोगों को चुनकर आम जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, वही मिलकर के, जिसका बहुमत होता है, वो सरकार का गठन करते हैं। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है ये प्रतिनिधि। इस व्यवस्था में सरकार अपनी क्रियाओं का वर्णन और अपने निर्णयों को जनता के समक्ष रखना और सही साबित करना होता है। यानी कि सरकार है जो अपने जो उसके निर्णय है या नियम है या कानून जो उसने बनाए हैं, उनको वो जनता के समक्ष रखती है। यानी कि जवाबदेह है जो सरकार या प्रतिनिधि, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। इस प्रकार ही आगे है ऊपर इसमें राजतंत्र में राज परिवार का प्रमुख ही देश का प्रधान होता है। यानी कि राज परिवार का मतलब जो पहले से ही राजा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का ही शासन रहता है, वही अपना राज परिवार का सदस्य ही। जैसे ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा या रानी का उत्तराधिकारी वंशानुक्रम के आधार पर अपनी करीबी रिश्तेदारों या बेटा हो या बेटी हो को ही अपना उत्तराधिकारी चयनित करता है। राजतंत्र में राजा या रानी अपने मंत्री और सलाहकारों के छोटे समूह की मदद से निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। राजा या रानी को न तो अपने कार्यों का वर्णन करना होता है, न ही अपने निर्णयों को किसी के समक्ष साबित करना होता है। आज राजतंत्रीय व्यवस्था मोरक्को, सऊदी अरब और
सऊदी अरब वगैरह में है। अब है आगे तानाशाही। तानाशाही में आम जनता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती है, यानी कि वो सारे देश की कानून भी वही है, जो बोलेगा वो एक व्यक्ति ही शासन करता है, वही अपना सारे निर्णयों को कानून बनाता है। तानाशाही वही है जिसके पास सारी शक्तियाँ रहती हैं। अधिकतर तानाशाह सैन्य तख्तापलट या अस्तित्वमान राजनीतिक सत्ता के जबरन नेतृत्व हासिल करके ही शक्ति प्रदान करते हैं। व्यवस्था नागरिकों के अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनके क्रियाकलापों पर कोई प्रश्न उठा सके। नागरिक अपने भाग्य के स्वामी स्वयं न होकर पूर्णतः तानाशाह की दया पर निर्भर करते हैं, यानी कि तानाशाह जो भी निर्णय देगा वो ही उसका सर्वोच्च होगा, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। जैसे अब तानाशाही नागरिक अपने भाग्य के स्वामी तानाशाही दया पर निर्भर करते। पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ और इराक के शासक सद्दाम हुसैन तानाशाही के उदाहरण हैं। अब नया ताज़ा दो उदाहरण है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, वो क्या है कि तानाशाह, जैसे आप समाचारों में भी सुनते हैं। अब है लोकतंत्र का अभ्युदय, यानी लोकतंत्र ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अभ्युदय कहानी प्राचीन यूनान में मानी जाती है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। विश्व की, यानी कि ये पूछते ना डेमोक्रेसी के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। विश्व की प्रारंभिक लोकतंत्र की व्यवस्था प्राचीन काल में ग्रीक यानी कि यूनान के एथेंस शहर में अस्तित्व में आई, जहाँ सभी वयस्क पुरुषों ने एक सभा का गठन किया और मिलकर निर्णय लेने का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा किया। प्राचीन रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। कुछ सार्वजनिक पदों को चुनाव के माध्यम से अधिकारियों को नियुक्त करके भरा जाता था। प्राचीन भारत में प्रारंभिक लोकतंत्र विद्यमान था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली महाजनपद, ये आगे क्वेश्चन बनेंगे। वर्तमान बिहार में दुनिया का पहला गणराज्य था। लोकतांत्रिक संघ और गण पंचायत व्यवस्था, इसमें कुछ गणराज्यों में प्रभावशाली ढंग से सक्रिय थे। भारत के गांव में आज भी पंचायत व्यवस्था विद्यमान है। आधुनिक लोकतंत्र प्राचीन लोकतंत्र की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। ब्रिटेन के प्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है। एक लंबे गृह युद्ध के उपरांत 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही तानाशाह का अंत और शक्ति राजा या रानी के हाथों से निकल ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में सन्निहित हो गई। इन दोनों सदनों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो ब्रिटेन के जो हाउस हैं, संसद है, सदन है, उनको हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या है, राज परिवार का एक अधिकार है, और हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या है, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। 2 सदन है में जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन प्रारंभ में मतदान का अधिकार संपत्ति और स्वामित्व रखने वाले लोगों के में ही सीमित था। महिलाएं और संपत्ति विहीन लोग अभी भी मताधिकार से वंचित थे। यानी कि शुरुआत में क्या था, उन्हीं लोगों को वोट डालने का था जो जिसके पास पैसा था, पूंजी थी, या बड़े बड़े वो उद्योगपति थे, वही लोग वोट डालकर अपनी सरकार का चयन कर सकते थे। आम जनता को कोई भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। 1928 में समान मताधिकार कानून के पास होने और उसके प्रभाव में आने के बाद ही महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। कब मिला महिलाओं को? 1928 में, जबकि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार इससे भी काफ़ी समय के बाद ब्रिटेन की आम जनता को हासिल हुआ। 1787 में फ्रांसीसी क्रांति, ये गलत है भाई, 1789 है यहाँ पर। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, 1789। में ये 1787 फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत ब्रिटेन की जनता के उपरांत, यानी कि बाद में
उपरांत फ्रांस में भी एक गणराज्य बन गया था। कुछ ही लोगों को मताधिकार सीमित रहने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका 1787 से लेकर 1965 तक आंशिक लोकतांत्रिक देश बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1917 तक चला, 19 दे रखे है इसमें, की घोषणा विश्व के लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ही की गई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र लोकप्रिय काफ़ी बढ़ गया। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद सरकार के रूप में लोकतंत्र अधिकांश देशों में एक मानक रूप में अपना लिया। यानी कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं हुई उसके अंदर लोगों ने, कुछ देशों के अंदर क्रांति हुई, जैसे 1917 के अंदर रूस की क्रांति थी। रूस की क्रांति में क्या था, जो तानाशाह उसको हटा करके अपना लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे और वहाँ पर अपनी सरकार गठित की थी। यानी कई देश थे, ये एक मानक रूप में अपना रूप है। यही इतना ही नहीं, 1970 और 1980 के उत्तरार्ध में यूरोप में लोकतंत्र की एक नई लहर सी आई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण मध्य पूर्वी यूरोप के कुछ देशों की प्रतिनिधि सरकारें आई। यहाँ तक पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।